नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो नीमच जिले के जावड़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री है एमएसएमई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सी बातें। तो नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप एक लोकप्रिय विधायक हैं नीमच जिले के जावड़ विधानसभा क्षेत्र के, और अक्सर जो लोगों को सियासत विरासत में मिलती है, और आपको भी सियासत विरासत में मिल सकती थी क्योंकि आपके पिताश्री मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन आपने जो अपनी पहचान राजनीति में जो बनाई है वो अपने परिश्रम से बनाई है और लोगों से मिलते रहे, इसीलिए आप चौथी बार अपने विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पिताश्री से आपने क्या शिक्षा प्राप्त की कि जिसे आप आज भी क्रियान्वित कर रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं? राजनीति हो, व्यवसाय हो या पारिवारिक जीवन हो, सबके बेसिक नियम प्रकृति के नियम के अनुसार है। आप समय का सम्मान करिए, समय आपका सम्मान करेगा। आप लोगों से स्नेह प्रेम करिए, वो आपसे स्नेह प्रेम करेंगे। जी जी। जो बोओगे वही काटोगे। जी जी। मैंने यही सीखा, किसी के भी प्रति मन में दुर्भावना न रखें, सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़े। आप भी बढ़ेंगे और क्षेत्र भी बढ़ेगा। और सर, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र जावड़ के लिए तो कुछ ऐसे काम किए हैं जिसे याद ही रखा जाता है और लोग आगे भी याद रखेंगे, और ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ वहाँ पर किया है। तो उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आपने वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे निवास के बिल्कुल पास ही जावद का कन्याशाला एक हायर सेकेंडरी स्कूल था। साल में जैसे सामान्यतः जनप्रतिनिधियों को एनुअल प्रोग्राम में और इसमें बुलाते थे, बात करते थे। तो जब मैं एक दो बार स्कूल गया तो मेरे समझ में आया, 10 साल पुरानी बात होगी, कि आज के ज़माने की शिक्षा बिना कंप्यूटर एजुकेशन के जीरो है। वो 10 साल बाद जब ये ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ कहलाएंगे, क्योंकि डिजिटल युग तेजी से बढ़ रहा है। जी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं अपना स्तर बिल्कुल नीचे गिराऊं जी। गांव के स्तर पे, क्योंकि मैं इसके पहले दिल्ली रहता था। जी जी। 20-25 साल, या फिर मैं उनका स्तर उठाने का प्रयास करूं। वी डिसाइडेड कि हम उनको, मैंने दिल्ली से अपने मित्रों के यहाँ से शुरू में सेकंड हैंड कंप्यूटर्स 100-150 इकट्ठे करके दिए। फिर जो बच्चे 80% से ज़्यादा नंबर लाए, 3-4 बच्चे जेब से 5-5 हज़ार रुपये देना शुरू किया कि भाई आप 80% से ज़्यादा लाओगे तो हम इनाम देंगे। प्रोत्साहन स्वरूप। प्रोत्साहन स्वरूप बच्चों की गति बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते 300 बच्चे साल के आज 80% से ज़्यादा नंबर लाने लगे। और वो जो छोटा सा प्रोत्साहन है, उसने उनकी कॉम्पिटिटिव भावना को जागृत किया, एक जोश दिया, और वो जोश आज मेरे क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहा है। सुपर 100 योजना के तहत भी आपने कुछ बच्चों को विदेश भी भेजा है, ये भी पता चला है। तो कैसे आपने इसको किया? देखिए, उसके बाद 2 विषय आए। 10 साल तक लोग ये विश्वास नहीं कर पाते थे कि लोग 100% पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। जी। मैं दुनिया घूमने का मेरा बचपन से शौक रहा, तो मुझे ये लगा कि इनको विश्वास दिलाने के लिए कुछ घुमाना पड़ेगा इंटरनेशनली। तो मैंने 15 बच्चों को, 6 लड़कियां 9 लड़कों को, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 1 महीने के लिए जापान भेजा। जापान वालों से मेरी बात हुई, उन्हें कई लाख बच्चों की जरूरत है काम करने के लिए। तो मैंने उन्हें भेजा, उनकी 1 महीने अलग अलग फील्ड में, एग्रीकल्चर में, स्किल डेवलपमेंट में, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, सब जगह वो घूमने के बाद उनकी 1 महीने बाद उनकी टेस्ट करवाई, माइंड मैपिंग करवाई। यू वुड बी शॉक टू नो, आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर, कि उनकी रिपोर्ट में ये आया कि हर
भारतीय बच्चा जापानीज बच्चे से कई गुना ज़्यादा तेज मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग की कैपेसिटी रखता है। तो आखिरी में ये तय हुआ कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज सिखा दो तो 2 से 3 हज़ार बच्चों को वो तुरंत लेने को तैयार है। अब हमने 20 स्कूलों में 40 में से 36 स्कूल है हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल मिला के सरकारी, उसमें से 20 स्कूलों में हम जापानीज लैंग्वेज सिखाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो वो जो हम अतिरिक्त 20 शिक्षक रख रहे हैं सरकार की तरफ से, उसमें जापानीज लैंग्वेज सिखाएंगे और उनको तकरीबन 1 साल में जो बच्चे लैंग्वेज का टेस्ट लेवल 4 पास करते जाएंगे उन्हें जापान स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में भेजेंगे। अच्छा। दूसरा, वो साथ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करेंगे। अच्छा। सप्ताह में 30 घंटे पढ़ाई करेंगे और 30 घंटे काम करेंगे। अच्छा। 30 घंटे काम करेंगे तो उनकी 1.5 लाख रुपया महीने की उनको तनख्वाह भी मिलेगी, वो स्टाइफन के रूप में देंगे। तो एक तो इकोनॉमिकल हमारा एरिया सुधरेगा जी। दूसरा, ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट पैदा होगा कि 100% पॉजिटिव थिंकिंग से जब काम करता है आदमी तो उसके रिजल्ट कई गुना ज़्यादा बेहतर आते हैं। दैट इज़ द थॉट। दूसरा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है। कोरोना ने हमें एक नई चीज़ सिखाई। हमने 200 टेबलेट बच्चों को बांटे। उसका रिजल्ट ये रहा कि 10 बच्चे हमारे क्षेत्र के, उसमें से 7 बच्चे जी मेंस में क्लियर करके इंजीनियरिंग में गए और 3 बच्चे नीट के एग्ज़ाम देके मेडिकल में गए। बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के, सिर्फ टेबलेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर जा सकते हैं तो हमारा फोकस उस पर बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए और बच्चों के लिए खास तौर पर। तो ऐसे और कौन से ऐसे काम आपको ऐसा लगता है कि जो पाइपलाइन में है और आगे निकट भविष्य में आप उसे करना चाहते हैं? जैसे मैंने शिक्षा में किया जी जी, पिछले 1.5 साल से मैंने स्वास्थ्य में काम किया। जी जी, मेरी सोच बहुत साफ है कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन ट्रीटमेंट। जी, मतलब हम बीमारी आए और उसका इलाज के बारे में सोचें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी जहाँ है उसका आकलन करके उसको वहाँ स्थिर करने का प्रयास करें। मैंने 1.5 लाख लोगों का पूरा मेडिकल चेकअप, जो मेरे विधानसभा में 35 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनके सबकी मेडिकल प्रिवेंटिव जांच करवाई, जिसमें उनका ईसीजी, उनके ब्लड के पूरे 36 जांच, उनका लीवर, किडनी, हार्ट, उनकी बोन डेंसिटी आज क्या है, उनका थायराइड का क्या स्टेटस है, उनकी शुगर का क्या स्टेटस है, उनका बीपी का क्या स्टेटस है, ये सब जांचें करके डिजिटल ऑनलाइन कनेक्ट कर दी। आज के तारीख में हर आदमी हर समय जब घूमता है अपना मेडिकल रिकॉर्ड लेके नहीं घूम सकता। पैसा भी बहुत लगता है। हमने ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करी और आपको ताज्जुब होगा, ये पूरी जांचें मात्र मुझे 250 रुपये इंक्लूडिंग इक्विपमेंट पर व्यक्ति कास्ट करी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी और मेडिकल को मिलाकर अचीव करने का। अब इसका सेकंड फेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोरोना के बाद एक नया विषय आया कि जब कोरोना के ट्रीटमेंट के समय कई बार बड़े अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, तो सर्जरी के लिए जाना तो कंपलसरी है। बिल्कुल। बाकी सब ट्रीटमेंट ऑनलाइन टेलीमेडिसिन के माध्यम से करना हमने तय किया। और अब हम अपने जावद विधानसभा के सभी अस्पतालों में पूरे नागरिकों को हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित किया कि उन्हें बाहर केवल ऑपरेशन के लिए जाना पड़े और किसी के लिए ना जाना पड़े। ऐसे ही हमने ग्रामीण पंचायतों में स्वच्छता अभियान शुरू किया। हमने पूरी की पूरी हमारे क्षेत्र की 72 पंचायतों को ई व्हीकल देके उसमें प्रेरित किया और उसकी मैपिंग कर दी। क्योंकि कहीं पे भी गंदगी है तो सीजनल बीमारियां आने से कोई नहीं रोक पाता है। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके विभाग से जुड़ी पूरी बातें करेंगे। जी।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मैं आपके विभागीय जो योजनाएं हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। 12 जनवरी है, पूरे देश में सूर्य नमस्कार के तौर पर हम इसे मनाते हैं, लेकिन आज खास तौर पे मुख्यमंत्री जी ने इसे रोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी करी है और आगे हमेशा रोजगार दिवस के नाम से भी बनेगा। और ख़ास तौर पे आपने आज ही के दिन मन से ये कहा है कि आप रोजगार सृजन करने के लिए कई योजनाएं भी रखेंगे और कई क्लस्टर्स भी डेवलप किए हैं, तो उस बारे में आप बताइए। बहुत सारी योजनाएं चल रही है। सबसे ज़्यादा हमारा युवा परेशान होता था बैंक से लोन न मिलने पे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप केवल रोजगार मांगने वाले ना बने, रोजगार देने वाले भी बने। उस लाइन की कल्पना करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं में पिछले 2 महीने का हमने जब रिकॉर्ड निकाला तो 5,25,000 रोजगार हमने नए सृजन किए। चाहे वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे वो MSME की हमने पिछले 7 अप्रैल को 1890 नई इंडस्ट्री की शुरुआत करी, चाहे अभी हम आने वाले समय में इंदौर में 500 एकड़ ज़मीन में फर्नीचर का क्लस्टर खोल रहे हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 20,000 लोगों का नया रोजगार एक ही जगह सृजन करेंगे। चाहे हमने टॉय क्लस्टर्स बनाने की शुरुआत करी, टॉय क्लस्टर्स भी हमने बहुत सारे बनाए। फर्नीचर के 5 जगह क्लस्टर बना रहे हैं, टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट के क्लस्टर बना रहे हैं। हमने ऐसी अन्य योजनाएं बनाई। आज तो सरकार यहाँ तक बोल रही है कि अगर रेडीमेड गारमेंट का कोई बड़ा यूनिट 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करता है, तो उसकी 5 साल तक के उसकी वर्कर की तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश की सरकार देगी, कैश सब्सिडी के अलावा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ सीधा सोच है कि अगले 3 साल में बेरोजगारी नाम की बीमारी को जमीन से हटाना। और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा और बहुत वन संपदा से, एग्रीकल्चर संपदा से, जहां डबल डिजिट की ग्रोथ पिछले 6 साल से दे रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो सर, लेकिन जैसे आपने बोला कि आप इतने रोजगार सृजन करेंगे, लेकिन कई बार चीज़ें कही तो जाती है, लेकिन उसका जब हम कहते हैं कि आगे इतने दिनों में हमें देखने को मिलना चाहिए, पता चला जैसे कई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी पहले सर शुरू हुई थी लेकिन बीच में बंद कर दी गई, तो सर क्यों ऐसा हुआ? सॉरी आपकी बातें तो आप यहाँ कर रही, लेकिन पुराना मेरा बयान ध्यान से नहीं सुन। मैंने आपका बयान सुना सर। मैंने सुना, कहा कि 2 महीने में हमने करा, उसके बाद लॉन्च की ये स्कीम। रोजगार सृजन करने के पहले हमने प्रूफ दिया कि ये पिछले 2 महीने का ये डाटा है 52 जिलों का। हमने इंडस्ट्री का एक्सपेंशन के पहले 7 अप्रैल को 1890 इंडस्ट्री चालू करने के भूमि पूजन करवाई, उसमें से 1400 इंडस्ट्री का प्रोडक्शन शुरू हो गया और 42 जिलों में एक साथ किया। तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैं भूमि पूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकार्पण वाली चीज़ वाली बात आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा उसमें आप बस इतना कह सकते हैं कि क्या ये गति परमानेंट आप मेंटेन कर पाएंगे? तो गति तो जरूरत और परिस्थितियों से चलेगी, लेकिन अगले 2 साल में 30 लाख लोगों का नया रोजगार सृजन करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर लिया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में भी हम अभी राह चीज़ें भेजते हैं। एशिया का सबसे अच्छा हब्स और सब्स का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग के बिना हम भेज रहे हैं पूरी दुनिया को, तो वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमने उसके लिए मध्य प्रदेश का पहला हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क लगा रहे हैं 100 एकड़ ज़मीन में, जहाँ हर हर्ब्स की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी हम देंगे। पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने, MSME डिपार्टमेंट ने 36 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CSIR लैब से जॉइंट वेंचर किया है कि हम MSME वालों को रोजगार हम
सृजन करने के लिए उनको तकनीकी सपोर्ट भी देंगे, उनको हम R&D और रिसर्च करके हम उसकी सपोर्ट भी देंगे। तो ऐसा हमने बहुत कुछ ज़मीन पे आ गया है। भले कोरोना जितनी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर के समय, ये सिर्फ क्षमता माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय शिवराज सिंह चौहान में है, जो उन्होंने डिजास्टर को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला है। वरना लोगों को तो भैया, नेताओं को तो बहाना चाहिए होता है कि भैया ये हो गया, हम क्या करें। ऐसे विपरीत समय पे इतना रोजगार सृजन करना इज बहुत बड़ी सुपर उपलब्धि है। पावर, सुपर पावर, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस। जी बिल्कुल सर, हम देखेंगे आगे, और ये Same बिल्कुल इसको way. गति भी मिलेगी। आपके इस जो आपने आह्वान भी किया है और आप लोगों ने संकल्प लिया है, जरूर आप इस पर आगे। सेम हुए हमने आईटी में बहुत बड़ा काम किया। आईटी में एक समय था कि टाटा इन्फोसिस ने पिछले 2 साल में 100 एकड़ ज़मीन में जितना एम्प्लॉयमेंट किया, उतना एम्प्लॉयमेंट हम अब पिछले 3 महीनों में जनरेट कर रहे हैं। हमने उसके बारे में, फिर उनकी रिक्वायरमेंट में अंतर था, तो उनकी रिक्वायरमेंट को प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करवाया। उसके साथ टाई अप करवाने के साथ उनकी फैकल्टी जाके उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उसको अपडेट करेंगी। कम्युनिकेशन एंड रेल मंत्री जी के साथ दिल्ली में था, वहाँ पे हमने नए स्किल डेवलपमेंट के फार्मूले तय किए। उनका ये कहना था कि अब आप केवल सरकारी जो कोर्स है उसके अलावा जिस तेजी से समय बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, क्लाउड की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपके रिसर्च एंड R&D की टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपकी हाइड्रोजन इकोनॉमी आ रही है, फ्यूल के सोर्स, एनर्जी के सोर्स बदल रहे हैं। हम उन सब नई फील्ड के लिए हम सभी विभाग के, मध्य प्रदेश के विभिन्न, जिसमें हमारी टेक्निकल एजुकेशन की मंत्री बहुत वंडरफुल काम कर रही है, हमारे हायर एजुकेशन के मंत्री मोहन यादव जी बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के युवा को टेक्नोलॉजी और नॉलेज में दुनिया की गति के बराबर लाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर से होगा। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री बताएगी, और ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक नया मिशन चालू किया है। उस मिशन का उनने अलग से नाम दिया है फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक नया टाई अप करना। और ये सब केवल एक जगह नहीं, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हम 1 और 1 11 बन के मिलकर काम करते हैं, तभी तेजी से काम योजना कर आगे रहे हैं, बढ़ती है। तभी ये सब योजनाएं सफल हो पाए। वही जैसे योजना उद्यम क्रांति, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और यहाँ हम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के नाम से यहाँ पर चलती है, तो ये दोनों का जो कोलैबोरेशन है, दोनों योजनाओं को, वो कैसे समन्वय हो पाता है? नहीं, समन्वय तो बहुत आसान है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है उसमें हमारी मध्य प्रदेश का लोकल रीजनल इनपुट डालकर उसे लोकल नाम दिया जाता है। क्योंकि जैसे कहा गया था, आपको मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। हमें हमारी स्टेट की, हमारे बच्चों की जरूरत के हिसाब से कई बार कुछ स्कीमों में परिवर्तन करना पड़ता है। जब हम टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदते हैं तो हम एज इट इज कॉपी नहीं करते। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इजराइल की खेती की टेक्नोलॉजी की कॉपी करूंगा तो वहाँ की टेक्नोलॉजी की कम पानी में करना, लेकिन वहाँ पे मैन पावर रिडक्शन वाली भी टेक्नोलॉजी, उसको मैं नहीं अडॉप्ट करूंगा। पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वाली अडॉप्ट करूंगा। मैं अगर जापान की बात करूं, पर एकड़ मैक्सिमम आउटपुट की बात करूंगा, लेकिन वहाँ पे पर एकड़ कैसे मिनिमम मैन आवर से काम करा जाए उसकी कॉपी नहीं करूंगा, मैक्सिमम आउटपुट की करूंगा। तो हमारी जरूरत, हमारे रीजन की जरूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी की कॉपी करी जाती है, उसमें करेक्शन किया जाता है, तभी वो सफल होती है। तो सर, जो ग्लोबल स्किल्स पार्क हमारे यहाँ पर जो बना हुआ है भोपाल में, तो वहाँ पर क्या इसी तरीके के बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा? कैसा? वो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा स्किल के मामले में प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जब सिंगापुर गए थे
तो उनने उस सिस्टम को समझा और उसको हर आदमी के लिए, कॉमन बच्चे को भी वो ज्ञान उपलब्ध हो, उसके लिए ये पूरा सेटअप किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत जल्दी इसको चालू कर रहे हैं। तो सर, जैसे आपने अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि टेक्निकली आप कितना लोगों को साउंड करने वाले हैं, कितना उन्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, स्किल को कैसे डेवलप करें और उनको योजनाओं में सब्सिडी कैसे मिले, ये सब चीज़ें आपने बताई और प्रोडक्शन के बारे में भी बताया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रोडक्शन तो होगा, तो उन चीज़ों का मार्केट कैसे मिलेगा, उनको मार्केटिंग कैसे करवाएंगे? अभी पिछले 2 महीने पहले ही मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब कंपनियों के साथ हमारे छोटे छोटे स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट की जो प्रोडक्शन होता है, जो आर्टिजन का प्रोडक्शन होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो चंदेरी की साड़ी की बात करूं या माहेश्वरी की साड़ी की बात करूं या बाग के प्रिंट की बात करूं या हमारे यहाँ तारापुर का नेचुरल प्रिंट की बात करूं, तो वो छोटे छोटे वेंडर, छोटे छोटे आदमी या विदिशा के इधर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो वो प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग चैनल के साथ जाने पे उनका 30 से 40% कमीशन उसमें चला जाता है, जिससे उनकी जो जीवन का स्तर में जितनी तरक्की होनी थी उतनी नहीं होती है। इसलिए हमने इन सब मार्केटिंग कंपनियों से टाई अप किया। इनसे टाई अप में हमने 2 और बातें तय करी कि वो कम से कम 5000 लोगों को कैसे मार्केट में, ई मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, उसकी ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा 6 महीने तक उन कंपनियों से सेल्स पे कोई कमीशन भी नहीं लेंगे, मतलब 0 कमीशन पे 6 महीने वो काम करेंगे, ताकि वो हमारा छोटा वेंडर, नया वेंडर 2 पैसे बचा ले, और जब 2 पैसे बच जाए और उसकी मार्केटिंग में बेनिफिट होने लग जाए तो वो उनको छोटा मोटा कमीशन भी दे, ताकि दोनों की टीम वर्क में मिलके पूरी दुनिया में हमारा प्रोडक्शन पूरी दुनिया में मार्केट कर पाए। बिल्कुल, वो उसी ई प्लेटफॉर्म पे दिखे और मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट है उसको सारा जो वर्ल्ड है वो भी जान सके। उसकी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। हमने इन्वेस्ट इंडिया से बात करी, हम कुछ फेयर लगा रहे हैं। हमने अभी दुबई में जाके एग्जीबिशन लगाई, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी में टॉय फेयर में जाएं, हम और भी जगह जाएं। दैट वी आर ट्राइंग टू डू। तो सर, आपने बहुत सी बातें हमें बताई और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आपने बताया, और कई सारे नवाचार जो हो रहे हैं सरकार कर रही है, आपका विभाग कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आपका जो ये संकल्प है उस पर आप ज़रूर सफल होंगे। इसी आशा के साथ सर हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद। आप सबने हमारे मन के भाव, सरकार के भाव जनमानस तक पहुंचाने का ये जो प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है, और आप ये प्रयास आगे करते रहे, ताकि जनता को भी ये पता चले कि उनके नेता उनकी सुविधा के लिए कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि कैसे हमारे जो मंत्री महोदय हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी पॉजिटिव थिंकिंग पर विश्वास करते हैं। अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।